हाय फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की। और सबसे पहले टर्म देखिए, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस मल्टीपल कब होगी। रिग्रेशन में तो मल्टीपल रिग्रेशन होता है जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे रिग्रेशन की तरह भी चलेंगे और हम थोड़ा सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह भी चलेंगे। लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन में जब डिपेंडेंट वेरिएबल की दो कैटेगरी होती हैं उसे बाइनरी लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, और दो से ज़्यादा पे उसे मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपकी डिपेंडेंट की दो से ज़्यादा कैटेगरी हैं या आपके इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा है, दोनों ही टर्म्स में से मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि ये जो सिंपल लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस से अलग कैसे है। तो इसको एक हम चार्ट से समझते हैं। मेरे पास लेट से एक एज है और इनकम है। उसके बेस पे मैंने देखा कि बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में है या सेकंड डिवीज़न में है। ये हमारे जो है अलग अलग जो डॉट्स हैं ये अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, या इनके मार्क्स कर सकते हैं, या आप टारगेट अचीव नॉट अचीव किसी भी तरह के दो ग्रुप है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल के। तो बेसिकली मैं क्या चाहूँगा, नाम से क्या पता लग रहा है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो मुझे एक रिग्रेशन टाइप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा मैं, और जो दो अलग अलग ग्रुप्स में बांट दें। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ही यही हुआ कि दो अलग अलग ग्रुप्स में इनको बांट दें। पर अब आप ये कहेंगे कि नहीं, इसमें जो ऑरेंज वाले हैं उसमें तो ग्रीन भी है और ग्रीन में एक ऑरेंज भी है। बिल्कुल, हम कैसे भी लाइन बनाएं ये तो हमेशा ही रहेगा, उतने क्लियर तो होते नहीं ना चीज़ें, इसीलिए हम दो और लाइन इसके साथ में बनाते हैं। इसका मतलब इस ब्लू लाइन से जो टॉप पे देखें तो सिर्फ ऑरेंज है, इसी तरह जो सेकंड ब्लू लाइन से राइट साइड पे देखेंगे तो सारे ग्रीन ही हैं। इन बिटवीन इस जोन को हम बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कि मतलब हमारे अनुसार तो ये लाइन है, यहाँ पे सब ग्रीन होने चाहिए थे पर एक्चुअल में एक हमें ये मिल गया ऑरेंज। इसी तरह हमारे अनुसार ये तो पूरा ऑरेंज का जोन है पर एक ग्रीन भी है, तो हम बोलते हैं ये भाई हमें नहीं समझ आया, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। लेकिन इसके लेफ्ट पे और ब्लू लाइन के राइट पे ये सारे क्लियर हैं हमारे। तो जब दो ग्रुप थे, प्लीज अंडरस्टैंड, डिपेंडेंट वेरिएबल की जब दो कैटेगरी हैं तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम एक फंक्शन बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। अब आते हैं जब हमारे पास तीन कैटेगरी हो, ए बी सी कोई भी तीन है। तो मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें चॉकलेट का या डेयरी प्रोडक्ट्स का मैंने लिया, एक अमूल है, एक नेस्ले है और एक थर्ड कंपनी है कोई भी। तो अब जब इनमें मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो अब सोच पा रहे हैं, अब मुझे एक नहीं दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और इसमें अब काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे मतलब अब ब्लू लाइन कैसे ड्रॉ करूँ मैं। ब्लू लाइन ऑरेंज की रेड की तो फिर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कि इस लाइन से ऊपर सारे ऑरेंज हैं, इससे इधर सारे रेड हैं, पर इसमें कंफ्यूजन काफ़ी बढ़ जाता है। तो जब भी कभी मेरा हमेशा मशवरा ये रहता है कि अगर आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल की तीन से ज़्यादा कैटेगरी हों, आप उनको मर्ज करके दो या तीन बना लीजिए। तीन तक तो फिर भी हैंडल कर सकते हैं हम, लेकिन अगर चार कैटेगरी हैं, पांच कैटेगरी हैं, तो एलडीए की जो पावर है ना वो बहुत ही पुअर हो जाती है, बहुत ही। उसका जो क्लासिफिकेशन आप देखेंगे सही में प्रिडिक्ट करना, क्योंकि सही वाले तो बहुत ही कम होंगे। और अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, इसके 9 केस बनेंगे 3/3 के, 3 ओरिजिनल और 3 हमारे बनेंगे एक्चुअल। एक्चुअल इज ओरिजिनल और 3 प्रिडिक्टेड। उनमें से सिर्फ 3 तो ठीक होंगे कि एक्चुअल भी यही था, मैंने भी प्रिडिक्ट किया, एक्चुअल ग्रीन था, मैंने ग्रीन प्रिडिक्ट किया, एंड सो ऑन। और 6 केस जो 6 सेल्स हैं वो होंगी रॉन्ग वाली, तो उसकी पावर कम होती जाती है। तो 3 में हम देख लेते हैं। तो 3 में सबसे पहले तो हम 2 जब था तब मैं आपको बोल रहा था, जो ये स्कोर देता था, मैंने कहा कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो आई रिमेंबर वो -1.37 और +1.37 था कि अगर नेगेटिव पे आए तो ऐसा बोले, पॉजिटिव पे ऐसा। लेकिन यहाँ पे जब 3 कैटेगरी हैं, 2 डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन हैं, तो हमें एक स्कैटर प्लॉट करना पड़ेगा। तो मेन तो सारे कंसेप्ट वही हैं, थोड़े से जो चेंज है वो देख लेते हैं। जब भी हमारे पास ये वही एनालाइज में हम क्लासीफाई में डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, इसके अंदर सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन में एक हमें यहाँ टिक करना होता है। जब भी 3 कैटेगरी हो तो इस कंबाइंड ग्रुप पे जरूर टिक करें आप। ये हमारा कंबाइंड ग्रुप इज बेसिकली स्कैटर प्लॉट आ जाएगा, इसी से समझेंगे हम स्कैटर प्लॉट से। और अगर मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे स्टेप वाइज भी यूज कर सकते हैं। तो जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें मैंने क्यों नहीं यूज किया स्टेप वाइज। इंट्रोडक्टरी जो इस प्लेलिस्ट का इंट्रोडक्टरी पहला वीडियो है उसमें क्यों नहीं यूज किया।
उसका कारण ये था कि वहां पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और तीनों ही सिग्निफिकेंटली रिलेटेड थे हमारे डिपेंडेंट के साथ। स्टेप वाइज को तब यूज करना है अगर हमारा सिग्निफिकेंट रिलेशन ना हो। तो अब देखिए मेरे पास एक डाटा सेट है, ये 3 ब्रांड है, अमूल, नेस्ले और कैडबरीज, और 4 वेरिएबल हैं, प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, पैकेजिंग और टेस्ट। 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ब्रांड। मैं ये चाह रहा हूँ क्या इन पांचों के बेस पे मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि पर्सन की अगर मैं प्राइस क्वालिटी इनका पता हो तो वो पर्सन अमूल खरीदेगा या नेस्ले या कैडबरीज क्या खरीदेगा। तो मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है कैटेगोरिकल जिसकी 3 कैटेगरी हैं और 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और सारे के सारे मीट्रिक हैं। तो हम रूटीन स्टैटिस्टिक्स क्लासीफाई सेव वगैरह हम कर नहीं रहे, तो लेट्स गो अहेड। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या हमारा इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट से रिलेशन है या नहीं। सिग्निफिकेंस लेवल देखिए, हमारा कट ऑफ होता है 0.05, उससे जो छोटी वैल्यू है वो तो सिग्निफिकेंट रिलेशन है, और जो 0.05 से बड़ा है यानी प्राइस और पैकेजिंग, इन दोनों का डिपेंडेंट वेरिएबल से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। ओके, तो इसका मतलब तो यहां इस केस में हमें लगाना चाहिए स्टेप वाइज मेथड, यानी मुझे दोबारा डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस करके और यहाँ पे स्टेप वाइज कर देना चाहिए। पर इससे पहले कि हम स्टेप वाइज पे जाएं, एक बार हम देखते हैं कि इसका जो एंटर मेथड है उससे कैसे रिजल्ट आते हैं, ताकि दोनों का समझ आए कि एंटर मेथड से क्या करेंगे, फिर आपको स्टेप वाइज ज्यादा अच्छा समझ आएगा। आगे देखते हैं। तो पांचों को जब लेके हमने प्रिडिक्ट किया तो हमारा टोटल जो वेरिएंस था 81% फर्स्ट फंक्शन ने कर दिया। अब ये फर्स्ट फंक्शन का क्या मतलब है, आप प्लीज रिमेंबर, जैसे रिग्रेशन एक लाइन देता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 3 ग्रुप हैं तो 2 लाइन देगा। जो पहली लाइन है ना हमारी, वो 81% टोटल का एक्सप्लेन कर रही है, और उससे जो मैं अगर प्रिडिक्ट करूं वैल्यू अकेले एक ही लाइन से, तो 9.9 हमारा कोरिलेशन आता है एक्चुअल वैल्यू में और प्रिडिक्टेड वैल्यू में। एक्चुअल कैटेगोरिकल और प्रिडिक्टेड कैटेगोरिकल जो में निकाले ना अगर हम कोरिलेशन, तो 0.9 आएगा, और दूसरा यूज करने से एक्चुअली 0.7 हो जाता है, और 18% दूसरे के पास है, पहला 80% है। ओके, विल्क्स लैम्डा में हमने चेक किया, विल्क्स लैम्डा 0.08 आया है और सिग्निफिकेंट है, दैट्स अ गुड न्यूज। लेकिन जो दूसरा हमारी लाइन है ना, दूसरा फंक्शन है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यानी मेरा डाटा सेट ऐसा है वो पहली एक ही लाइन उसको सही कर रही है। तो एक्चुअली ये कह रहा है कि नहीं, आपकी 3 कैटेगरी नहीं है, आप उसको 2 ही मान के चलो, और एक ही फंक्शन से 2 को हम ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हैं। पर अगर आप 3 लोगे तो ऑब्वियसली 2 फंक्शन बनेंगे, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, देखते हैं इसको, समझते हैं क्या मीनिंग हुआ इसका। स्टैंडर्डाइज कैनोनिकल, ये हमारी बीटा वैल्यूज होती हैं। तो अब 2 फंक्शन आ गए, जैसे पहले एक आता था और हम देखते थे बीटा कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस की तरह देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन में कौन डोमिनेंट है और सेकंड फंक्शन में कौन डोमिनेंट है। तो आपको देखिएगा फर्स्ट फंक्शन में तो क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ज्यादा डोमिनेंट है, बाकी देखिए काफी कम है। लेकिन सेकंड फंक्शन में प्राइस और टेस्ट ये ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट आते हैं। यानी जो 3 ब्रांड नेम है, पहले किया क्वालिटी और अवेलेबिलिटी पे, और मैक्सिमम 80% तो वैसे ही सारा उसका वेरिएंस एक्सप्लेन हो गया। जो बचा हुआ 20% है वो प्राइस और टेस्ट के ऊपर डिफर करते हैं इस पे। जैसे पैकेजिंग है वो दोनों में ही ऑलमोस्ट 0.4-0.3 के करीब है, कोई बहुत अलग से निकल के नहीं आ रहा कि ये इसमें क्लैरिटी है इसमें। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, तो मैं इसको ये याद रखूंगा, फंक्शन 1 का मतलब है क्वालिटी अवेलेबिलिटी, और 2 का मतलब है प्राइस और टेस्ट। ये टेस्ट इतना हल्का सा क्यों हो गया, क्योंकि मुझे याद है टेस्ट जो था ये इनसिग्निफिकेंट था। टेस्ट और पैकेजिंग दोबारा चेक कर लें एक बार इस चीज को, क्विकली वापस चलते हैं। देखिए प्राइस और पैकेजिंग ये 2 हैं हमारे, तो यहां पे मैंने लिया हुआ है प्राइस। ओके, टेस्ट सिग्निफिकेंट है, प्राइस हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, प्राइस और पैकेजिंग नहीं है, टेस्ट ओके है। ओके, तो ये याद रखेंगे, फंक्शन 1 का मतलब है क्वालिटी अवेलेबिलिटी और 2 का मतलब है प्राइस और टेस्ट। ओके, आगे चलते हैं। ये हमें ऐसे देगा आउटपुट कोफिशिएंट। तो अब डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन तो 2 ही आएंगे, चाहे हम इक्वेशन लिखें 2 इक्वेशन लिखी जाएंगी इसकी, 2 सेंट्रॉइड आएंगे, और ये हमारा चार्ट आ जाता है एक्स एक्सिस टाइप पे। पढ़ेंगे कैसे, इन तीनों को मिला के हम फ्यूचर प्रिडिक्शन करेंगे। कैसे, इसके कुछ स्टेप्स हैं। आपके पास कोई भी नया वेरिएबल ले लीजिए, जैसे मैं कहूं प्राइस है, क्वांटिटी, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, इनकी मैंने प्राइस ले ली भाई, अगर ये 5 है, 4 है, 3 है, 8 है, तो नई वैल्यू लेके मैं इन दोनों इक्वेशन में लिख दूंगा,
इक्वेशन आपको आती है लिखने दोनों की, दोनों में लिख दिया, दोनों के 2 स्कोर आ गए, जो स्कोर आ गया 2 अलग अलग आ गए ना, उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करो उन स्कोर को। तो पहले वैल्यू लो, दोनों डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन में लिखो, 2 स्कोर आ जाएंगे, उस स्कोर को फर्स्ट फंक्शन ये लिखा जाएगा और सेकंड ये है कंसिडर एट एक्स और वाई, प्लॉट कर दीजिए। अब सेंट्रोइड को कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए जब हमारा दोनों नेगेटिव नेगेटिव आए, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आए, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ये हमारा इसका मतलब है ये है कैडबरीज का डाटा सेट यहाँ था। अगर मेरी नई वैल्यू भी इसमें आती है, इसका मतलब ये कैडबरीज की तरफ है। अगर मेरा x तो है पॉजिटिव लेकिन y है यहाँ पे x नेगेटिव और y है पॉजिटिव, y यहाँ पॉजिटिव है x नेगेटिव है, ये नेस्ले का था हमारा। और जो थर्ड है अमूल, वो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है तो अमूल है। और ये जो 2 फंक्शन थे इसको मैं ऐसे समझ लूं, फर्स्ट फंक्शन था क्वालिटी अवेलेबिलिटी और सेकंड फंक्शन था प्राइस और टेस्ट। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ क्वालिटी और अवेलेबिलिटी पे ही लूं, सिर्फ 2 को लेता हूं, तो इसके अंदर अमूल काफी ज्यादा अलग आ रहा है एज कंपेयर टू अदर। इनमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग सा भी लग रहा है, लेकिन अमूल बिल्कुल अलग है इससे। तो इसका मतलब हुआ, और ये 80% अकेला फर्स्ट फंक्शन ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन ने कहा बेसिकली अब 2 ही मान के चलो, एक अमूल है और एक अदर्स है, क्योंकि नेस्ले और कैडबरीज पास पास हैं। लेकिन अगर सर फर्स्ट फंक्शन में देखो ना सारा, तो देखिए अमूल तो यहाँ अलग है पॉजिटिव में, और ये लगभग सारे नेगेटिव में है। फंक्शन 1 ये भी नेस्ले भी और कैडबरीज भी नेगेटिव में। लेकिन जैसे ही आप सेकंड लेते हो तब आप एक अलग चीज देखते हो, वाई एक्सिस पे देखिए, अगर वाई पॉजिटिव है तो नेस्ले है और वाई नेगेटिव है तो कैडबरीज है। ओके, तो फर्स्ट तो आप इसका ये मत मानिएगा कि नेस्ले बेकार हो गए या कैडबरी बेकार हो गए, जो दिमाग में आता है, नहीं। ये ग्रुप के ऊपर प्लॉट है कि ये प्लॉट इस तरफ आया है, जो लोग हैं ना उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके जो स्कोर थे, वो स्कोर यहाँ पर आया है। तो इसका मतलब वो नहीं है कि ये खराब हो गया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों का। तो 3 अलग अलग हमारे ग्रुप हो गए हैं इसमें। ओके, तो इसके बेस पे हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करेंगे। इसीलिए अब आप समझ पा रहे होंगे, अगर मैं 4 कैटेगरी ले लूंगा, 3 कैटेगरी हैं, 2 इक्वेशन है, मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर सकता हूं। 4 कैटेगरी ली तो 3 इक्वेशन आएंगी, तो प्लेन बन जाएगा। तो मुझे एक 3D ग्राफ बनाना पड़ेगा जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसमें, और उसकी पावर भी काफी कम हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा कि जब हम एक्चुअल पूरे पे काम करें तो ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं स्टेप वाइज मेथड यूज करूं तो कैसे होगा। मैंने स्टेप वाइज यूज किया, जैसे ही मैंने स्टेप वाइज पे क्लिक किया, देखिए मेथड एक्टिवेट हो गया। तो मैं मेथड पे क्लिक करता हूं और ये एक नया आता है। तो इसमें हमें एक्चुअली कुछ भी टिक नहीं करना तो कंटिन्यू पे है, इसको तो टच ही नहीं करना। पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप इस क्राइटेरिया को पढ़ें एक बारी। क्या लिखा है, यूज एफ एंट्री 3.84 हो तब इसको हम किसी वेरिएबल को अंदर लेंगे अपनी इक्वेशन के अंदर। अच्छा, ये कहां से आई, एफ की टेबल से आती है 95% पे। अगर आप स्टैट से थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं, मैंने कई जगह इसका जिक्र किया है, टी की वैल्यू हमेशा 2 होती है, 1.962 ऐसे याद रखा करें। और एफ जो है वो टी का ही स्क्वायर है, तो वो वैल्यू 3.8 से लेके 4 तक होती है, राइट। तो ये रफली याद रखा करें, एफ की वैल्यू रफली 3.8 या 4 होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने इसे कहा कंटिन्यू। ओके, तो ये शुरू ऐसे करेगा, पहले किसी को भी नहीं लिया, वेरिएबल नॉट इन द एनालिसिस, ठीक है। अब ये देखेगा एफ, स्टेप वाइज है ना, सबसे पहले सबसे बड़ा एफ किसका, तो फिर एक बोलता है, अच्छा एक बार क्राइटेरिया दोबारा याद कर लें, 3.84 से ज्यादा है तो ही एंट्री मिलेगी उसे वेरिएबल को। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में जो 5 लिए, हर एक का अलग अलग इसने रन कर दिया। ये विल्क्स लैम्डा वगैरह मैं समझा चुका हूं शुरू में, कहां से आता है ये, अनोवा टेबल से ही आता है ये। तो जिसका विल्क्स लैम्डा जितना छोटा या जिसका एफ जितना बड़ा, वो पहले चांस है उसके। तो ये एफ सबसे पहला है अवेलेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा वेरिएबल इन द एनालिसिस, फर्स्ट स्टेप में अवेलेबिलिटी चला गया 13 के साथ, ठीक है। बाकी जो बचे हुए हैं इनमें सबसे हाई कितना है, 5.5। क्या वो कट से ज्यादा है, 3.84 ज्यादा है, जाने दो इसे भी, ये भी पहुंच गया, क्वालिटी भी। नेक्स्ट में देखिए थर्ड में कितने हैं हमारे, 0.4, एफ की वैल्यू 0.12, 2.4, कट वैल्यू से कोई भी नहीं है, तो ये सारे बेकार, इनको बाहर करो। तो स्टेप वाइज ये बोलता है कि जो स्ट्रॉन्ग है उन्हीं को जाने दें, बाकियों को नहीं। ओके, तो ये अब देखिए क्वालिटी को अगर हम देखें, क्वालिटी यहां पर 8 है, यहां पर 13 है, जैसे ही ये बाहर हुआ ये 5 हो गया। तो इसका मतलब ये ये जो बाहर हो गया ना प्राइस वगैरह,
इट्स पॉसिबल कि अगर आप अवेलेबिलिटी को हटा दें तो ये शायद सिग्निफिकेंट हो जाए। रिमेंबर, रिग्रेशन में, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में कोई भी अपनी मर्जी से थोड़ी बाहर जाता है इक्वेशन से, बाकी उसको किक आउट करते हैं। मल्टीकोलिनियरिटी, वही चीज़ यहाँ पर है, मल्टीकोलिनियरिटी के कारण ही तो इनसिग्निफिकेंट हो गए। तो कुल मिला के सिर्फ दो, अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी की प्रेजेंस में क्वालिटी, ये दो ही सिग्निफिकेंट है, बाकी नहीं है। ओके, यही हमारा आ गया स्टेप वाइज स्टैटिस्टिक्स में, सिर्फ अवेलेबिलिटी और क्वालिटी दो ही ठीक हैं। क्राइटेरिया था 3.84 और इनकी दोनों ही सिग्निफिकेंट है ये, और दोनों का अगर आप देखें विल्क्स लैम्डा 0.314, 0.15 दोनों ठीक है हमारे स्टैटिस्टिक्स 8 और 13 और 8, ठीक है। लेट्स गो अहेड। ये हमारा अजम्पशन है बॉक्स का एम का, और एफ की सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.116। लार्ज सैंपल पे अक्सर सिग्निफिकेंट हो जाती है, तो यू कैन जस्ट स्किप दैट। अगर छोटा है 0.05 से, तो मैंने बताया हुआ है आपको क्या करना है, आपको दोबारा से एक बार रन करना है। ओके, ये हमारे बाकी के एनालिसिस आ गई। विल्क्स लैम्डा तो पहले हम डिस्कस कर चुके। आइगन वैल्यू देखिए यहाँ क्लियर निकल कर आ गया, 96% टोटल वेरिएंस का यही एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे। अब सिर्फ दो हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें क्वालिटी और अवेलेबिलिटी, पहले 4 थे और 80-20 था, बाकी गार्बेज बाहर निकाल दिए 3। क्वालिटी और अवेलेबिलिटी मिलके पहला जो फंक्शन है वो 96 कर रहा है, और बचा हुआ 4%, 3.8% वो दूसरा फंक्शन कर रहा है। अगेन फर्स्ट फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर। विल्क्स लैम्डा अगर हम देखें, ये बता रहा है फर्स्ट फंक्शन ही सिग्निफिकेंट है, सेकंड पे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा, है क्या फंक्शन? हर फंक्शन में दोनों ही हैं, लेकिन पहले में दोनों पॉजिटिव है, दूसरे में अवेलेबिलिटी नेगेटिव है, बस अदरवाइज तो एक जैसे ही है फंक्शन। ओके, फाइनल आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन ही सिग्निफिकेंट है। ओके, क्लासिफिकेशन में 80% आ रहा है। ओके, जो हमारा बेंचमार्क है प्रोफेसर नरेश मल्होत्रा बोलते हैं 80%, वो उससे मैच कर रहे हैं, ठीक है, चलेगा। इसमें मैंने कुछ पहले वीडियो में ये भी बताया है कि खैर ये तो बहुत छोटा सैंपल है, कितने शायद 15 का ही सैंपल है। अगर आपके पास 500-700 का सैंपल हो तो आपको एनालिसिस सैंपल और वैलिडेशन सैंपल यूज करने चाहिए, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। फाइनली ये आ गया हमारा आउटपुट। तो उसी तरह से नए वेरिएबल लीजिए, अब सिर्फ क्वालिटी और अवेलेबिलिटी का लेंगे, दोनों में पुट कर दीजिए, दो वैल्यू आएंगी, उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। अगर हमारा है दोनों ही नहीं, अगर दोनों पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव तो कोई भी नहीं है, अमूल में फर्स्ट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, 0.04 एक्चुअली बराबर उसी पे ही है, देखिए यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट काफी पॉजिटिव है, वो अमूल है। अवेलेबिलिटी में भी क्वालिटी में भी बहुत हाई स्कोर होगा तो लोग अमूल पे जाएंगे। ओके, नेस्ले में और इसमें क्या फर्क है? बेसिकली काफी ओवरलैप है, काफी ज्यादा ओवरलैप है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें नेस्ले में दोनों नेगेटिव हैं यहाँ पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। कैडबरीज में सेकंड वैल्यू जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिव है, 0.4 यहाँ पर आ रही है सेकंड वैल्यू, तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। लेकिन अगर आप वो देखें ना, फर्स्ट क्यों आ रहा है? देखिए फर्स्ट ये बोलता है एक हो गया अमूल और एक हो गया नॉन अमूल, राइट? अमूल तो बिल्कुल ही क्लियर है, कोई ओवरलैप नहीं है, लेकिन इनमें ओवरलैप है। तो जो सेकंड फंक्शन आप यूज करते हैं वो सिर्फ 4% एक्सप्लेन कर रहा है, 96% तो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट कर पा रहा है। एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो एक बार इसको क्विकली हम देख लें कैसे करेंगे। सो एंड शो, ये फाइल है मेरे पास, इसमें 15 मेरे पास सैंपल है, 3 ब्रांड्स हैं अमूल, और तीनों का इक्वल ब्रांड है। ओके, एनालाइज, क्लासीफाई, डिस्क्रिमिनेंट, ब्रांड को डाला और रेंज इसकी 1 से 3 तक, और ये सारे के सारे मेरे इंडिपेंडेंट। स्टेप वाइज यूज कर लेता हूँ मैं, अब तो मुझे पता ही है स्टैटिस्टिक्स में मीन, यूनिवेरिएट, फिशर, ये सारे ठीक है। अगर आपको देखना हो वो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं आप, सेपरेट ग्रुप वेरिएंस से, कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना। क्लासीफाई में इक्वल साइज यहाँ तो इक्वल ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समरी टेबल और इस कंबाइंड, ये जरूरी है करना। सेव में कुछ नहीं करना। अगर आपको बहुत बड़ा सैंपल है तो ये सिलेक्शन वेरिएबल आप यूज करके एनालिसिस और वैलिडेशन सैंपल वाला तरीका यूज कर सकते हैं। ओके, 15 है, ठीक है, ये सब का मीन वगैरह। ओके, ये विल्क्स लैम्डा, तो 2-3 इंपॉर्टेंट है, 2 पैकेजिंग प्राइस नहीं है, ठीक है। बॉक्स एम चेक हो गया, ओके है। 2 आगे स्टेप वाइज से अवेलेबिलिटी क्वालिटी होना चाहिए, गुड। वेरिएबल इन द एनालिसिस, नॉट इन द एनालिसिस, ठीक है, 2 ही है यहाँ पे। और इसका क्या मतलब है स्टेप 1 और 2 का? जब फर्स्ट हमने लिया उसमें अवेलेबिलिटी था, सेकंड स्टेप में 2 लिया और फिर आगे कोई स्टेप नहीं, 2 ही है।
तो हमने विल्क्स लैम्ब्डा दोनों का ठीक आ रहा है, दोनों के बेस पे जब रन किया फर्स्ट फंक्शन 96% एक्सप्लेन कर रहा है और सेकंड 3.8% कर रहा है। फर्स्ट का बहुत ज़्यादा हाई है कैनोनिकल कोरिलेशन, ये तो रिकमेंड कर रहा है फर्स्ट ही करो। देखिए विल्क्स लैम्ब्डा में दूसरा इनसिग्निफिकेंट, पहला सिग्निफिकेंट है। इससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा किस में, दोनों हाई हैं तो ये पहला फंक्शन, एक में अगर अवेलेबिलिटी नेगेटिव है तो ये सेकंड फंक्शन। स्ट्रक्चर मैट्रिक्स वगैरह ये तो खैर दो ही बचे 5 में से कि फंक्शन, इसमें हम वो वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ग्रुप सेंट्रॉइड, इनको जब प्लॉट करेंगे तो ये प्लॉट है। अब यहाँ SPSS के एक दो ऑप्शन है, डबल क्लिक करें, चार्ट एडिटर खुलता है। इस लाइन से आपका एक्स एक्सिस 0 वाले 0 0 पे आ जाते हैं। अब देखिए जैसे इनको बड़ा करना चाह रहे हैं आप, जैसे ही मैंने कैडबरी पे क्लिक किया तीनों हो गए ना सिलेक्ट, तो यहाँ पर इसका प्रेफर्ड साइज 12 और बोल्ड के साथ कर देते हैं, कलर इसका ब्लैक ही रहने देते हैं, अप्लाई। और ये वाले इनको भी बड़ा कर लेते हैं ताकि आराम से दिख जाए। ये बॉर्डर विड्थ 2 की, साइज इसका भी 8 का, अप्लाई। ये भी बड़े हो गए। और अगर कोई कलर, जैसे ये कलर, एक बार क्लिक किया सारे सिलेक्ट हुए, दूसरा बार क्लिक किया तो सिर्फ उसकी कैटेगरी के सिलेक्ट हो गए। और इसका रेड कलर कर दें हम तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट आ गया। ओके, बंद करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ चले जाते हैं। तो देखिए ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा है, और ये काफ़ी ओवरलैप है एक्चुअली कैडबरीज और नेस्ले में। तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए 96% तो यहाँ पर आ रहा है और 4% इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। सो दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन रिजल्ट 80%। और अगर आप एनालिसिस और वैलिडेशन सैंपल करते हैं तो दो अलग अलग आ जाएंगे। सो दैट वाज अबाउट द मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। सो आई होप यू लाइक इट। Let's stop. Thank you.